पार्ट 1 की फ़िज़िक्स में कल हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर कुछ टर्म्स आपने विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स, स्टोक्स लॉ और एक लॉन्ग क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी, फिर शॉर्ट क्वेश्चन टर्बुलेंट और लैमिनार फ्लो और आइडियल फ्लूइड के बारे में ये कल आपने टॉपिक पढ़ा था। इस चैप्टर के अगर आप एक्सरसाइज निकालें तो एक्सरसाइज के जो पहले आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के चारों शॉर्ट क्वेश्चन सेम वही हैं जो कल आपने पढ़े, जिनमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप बुक पे देखें तो लिखा हुआ है डिफाइन द टर्म विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी हमने कल पढ़ा है कि व्हाट इज़ विस्कोसिटी। देन शॉर्ट क्वेश्चन है विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसका फार्मूला और उसका यूनिट लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन वो लिख रहा है व्हाट इज़ मेंट बाय ड्रैग फोर्स, और ये ड्रैग फोर्स भी कल आपने पढ़ी हुई है। और इसी क्वेश्चन में साथ वो इसके एक टॉपिक जोड़ रहा है, पूछ रहा है कि किन फैक्टर के ऊपर ड्रैग फोर्स डिपेंड करते हैं। तो इसके फार्मूले में जो चीज़ें आ रही हैं 6 पाई ईटा आर वी, इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है, जिनमें ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है और वी स्पीड है। तो ये इन 3 चीज़ों पर डिपेंड कर। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड इन एयर। फॉग कहते हैं बेटा धुंध को। क्वेश्चन है कि जो धुंध के ड्रॉप्स हैं, जो फॉग के कतरे होते हैं, ये हवा के अंदर रुके हुए क्यों नज़र आते हैं। तो कल ये फार्मूला आपने पढ़ा टर्मिनल वेलोसिटी का, कि टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2g रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, और इसके अंदर ये फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है। तो वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, वो उसके रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फॉग के ड्राफ्ट चूँकि बहुत छोटे होते हैं, उनका रेडियस बहुत कम होता है, तो दैट इज़ वाई उनकी टर्मिनल वेलोसिटी इतनी कम होती है कि वह हमें हवा के अंदर रुके हुए नज़र आते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम वही चीज़ें जो कल आपने पढ़ी थी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेमिनार फ़्लो एंड टर्बुलेंट फ़्लो। वैसे ही आप लाइन लगाएंगे, एक तरफ लेमिनार फ़्लो के पॉइंट्स, एक तरफ टर्बुलेंट फ़्लो के पॉइंट्स। तो ये सेम वही चीज़ें हैं जो आपने कल पढ़ी हैं। और कल वाला टॉपिक जहाँ पे आइडियल फ्लूइड आपने जो पढ़ा था बुक के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो आइडियल फ्लूइड वो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज में नहीं है, वो आपने अंदर से ही करना है। तो आइडियल फ्लूइड के नीचे एमसीक्यूज़ का एक कॉलम दिया हुआ है, वो एमसीक्यूज़ का कॉलम आपने ज़रूर पढ़ना है। उसमें से मोस्टली एमसीक्यूज़ आपको जो है ना अंडरस्टैंड हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। जो ना पता चले वो आप पूछ सकते हैं जी। इसकी एक्सरसाइज भी करते जाना है। जो चीज़ हम अंदर पढ़ेंगे वो ही ऑलमोस्ट वैसे ही यहाँ पे एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये भी आपने प्रायोरिटी के ऊपर रखना है। बातें हैं बेटा, हम अपने आज के टॉपिक के ऊपर जो चैप्टर नंबर 6 का आपका सेकंड लेक्चर है, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपल है, मैथमेटिकल है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली बेटा ये चीज़ आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्ज़र्व की होगी कि अगर आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप हो, नॉन यूनिफॉर्म पाइप बेटा ऐसे पाइप को कहते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होता। मतलब कि वो इस तरीके का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो कि एक तरफ से पाइप की जो मोटाई है वो ज़्यादा हो और एक तरफ से कम हो। मतलब अगर आप ये देखें तो ये वाला एरिया ज़्यादा है और ये वाला एरिया कम है ऊपर वाले एरिया की निस्बत। तो ऐसे पाइप को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म पाइप। और इसके अंदर अगर कोई लिक्विड फ़्लो कर रहा है, कोई वाटर है या पानी है वो इसमें फ़्लो कर रहा हुआ है, तो आपने ये चीज़ गौर की होगी कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है वहाँ पे उसकी फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती है, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे उसकी स्पीड कम होती है। हम देखें तो एक चीज़ समझ आ रही है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का वो स्पीड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी कम स्पीड होगी, और जितना कम एरिया होगा उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम ख़त्म करें तो इक्वालिटी में चेंज हो, तो आपको पता है हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो v
और अगर ये v इस तरफ आके ज़रब खाए तो ए वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो चीज़ है ना बेटा, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखें तो A इज़ द एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, V इज़ द स्पीड ऑफ फ्लूइड, एरिया ऑफ पाइप यहाँ आप इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हैं, दिस इज़ द स्पीड ऑफ फ्लूइड। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड ऑफ फ्लूइड को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर एक कांस्टेंट आता है, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेटा इसकी डेफिनेशन के ऊपर अगर हम आएँ तो ये जितनी बातें मैंने कही हैं अगर इसे लफ्ज़ों में लिखें तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाए। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड द फ्लूइड स्पीड मतलब वी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और फ्लूइड स्पीड वी की जो प्रोडक्ट होती है, ज़रब होती है एट एनी पॉइंट अलोंग अ पाइप इज़ कांस्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन है और दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी लिखी जा सकती है, द कांस्टेंट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। अच्छा, इसके फार्मूले को ए मल्टीप्लाई बाय वी भी लिखा जाता है। और अच्छा, इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर कि इसमें दो वी इस्तेमाल होंगे, एक स्मॉल वी है और एक कैपिटल वी है। जो स्मॉल वी है ये वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल होगा और जो कैपिटल वी है ये वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसे ए मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वी मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी भी लिखा जाता है, इसे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम भी लिखा जाता है, जिसको हम लफ्ज़ों में पढ़ते हैं वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड। और इसका एक और नाम है, इसे फ्लो रेट भी कहा जाता है। तो चाहे इसे ए वी लिख लें, चाहे वॉल्यूम बटा टाइम लिख लें, चाहे फ्लो रेट लिख लें, ये तीनों चीज़ों तरीक़ों से इसे लिखा जा सकता है और इसका आंसर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। दिस इज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेफिनेशन, साथ उसका फार्मूला। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि डिफ़ाइन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी होगी, साथ इसका ये वाला फार्मूला लिखना होगा। अब आते हैं जी इसके प्रिंसिपल के ऊपर। तो एक बात पुत्र याद रखिएगा, इसका प्रिंसिपल जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि मास पैदा नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, जितना स्टार्टिंग पे होता है उतना ही फाइनल भी होता है। मतलब कि डेल्टा m1 जितना मास पहले होगा उतना ही मास बाद में भी होगा। और इस टॉपिक के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फार्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। इनमें से एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो स्मॉल वी है वो वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल होगा और जो कैपिटल वी है वो वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होगा। और फिर ये फार्मूला आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। डेंसिटी मतलब जो रो है इसको हम मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं, यू नो दैट। उसके बाद है बेटा वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ विड्थ इनटू हाइट। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है कि ये इन तीन चीज़ों की ज़रब होती है और जो एरिया होता है वो विड्थ और हाइट की ज़रब होती है। तो फिर ये जो विड्थ और हाइट है ना, इसकी जगह पे ऊपर हम एरिया लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है जो इसके अंदर इस्तेमाल होगा कि वॉल्यूम इज़ इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये मतलब दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, एक डेंसिटी का और एक वॉल्यूम का। तीसरा फार्मूला एस इज़ इक्वल टू वी टी, ये भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि हमने ये चीज़ साबित करनी है कि ए मल्टीप्लाई बाय वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इसकी बेटा डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए बेटा जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो हम इसकी डायग्राम बना लेंगे। और ये डायग्राम के अंदर आपको एक पाइप नज़र आ रहा है जो कि नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म पाइप का ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे मैं कह रहा हूँ कि लोअर एंड, और ये इसका अपर एंड है। देखने से ही नज़र आ रहा है कि इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा उसे हम नाम दे देंगे A1 का, और यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसे हम नाम दे देंगे A2 का। तो दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ हैं, एक नीचे A1 और एक A2। इस पाइप के अंदर लेट्स से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई लिक्विड है जो फ्लो कर रहा है, वो यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में भी है
और नीचे वाले हिस्से से फ़्लो करके ये ऊपर वाले हिस्से में भी गया। तो वो कंटिन्यूस फ़्लो कर रहा है, लेकिन हम उसके कंटिन्यूस फ़्लो को डिस्कस नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि लेट करें फॉर टाइम डेल्टा टी, कि एक छोटा सा टाइम है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में जो उसने नीचे वाले हिस्से पे डिस्टेंस कवर किया है ना, उसका नाम रख दिया डेल्टा x1, और जो ऊपर वाले हिस्से पे उसने डिस्टेंस कवर किया उसका नाम रख दिया डेल्टा x2। और नीचे वाले हिस्से पे जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज़ v1, और ऊपर वाले हिस्से पे जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज़ v2, स्मॉल v1 एंड स्मॉल v2। इसी तरीके से बेटा जो नीचे वाले हिस्से पे डेंसिटी होगी उसे ρ1 कह देंगे, जो ऊपर वाले हिस्से पे डेंसिटी होगी उसे हम ρ2 कहेंगे। नीचे वाले हिस्से पे जो वॉल्यूम होगा उसे हम v1 कहेंगे, ऊपर वाले हिस्से पे जो वॉल्यूम होगा उसे हम v2 कहेंगे। उसको हम कह रहे हैं डेल्टा m1, तो ऊपर वाले मैस को हम क्या कहेंगे, डेल्टा m2। तो ये सारे फैक्टर्स हमने इसके अंदर लिख लिए हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे। नीचे वाले हिस्से के जितने फैक्टर हैं उनके साथ बेटा हमने 1 1 1 लिखा है, और ऊपर वाले हिस्से के जितने फैक्टर हैं उनके साथ हमने 2 2 लिखा है। सिर्फ एक फैक्टर है जिसके साथ हमने 1 और 2 नहीं लिखा, और दैट इज़ टाइम डेल्टा टी। क्योंकि जितना टाइम बेटा नीचे, टाइम सेम ही होगा, जितना टाइम लिक्विड नीचे लेगा उतना ही टाइम वो मूव करने के लिए ऊपर भी लेगा। तो हम इसकी स्टार्ट करते हैं जी डेरिवेशन। सबसे पहले बेटा हम नीचे वाले हिस्से को हल करेंगे एट लोअर एंड। नीचे वाले हिस्से पे क्या हो रहा है ये देखेंगे जी हम। तो लोअर एंड पे पुत्र अगर हम देखें तो वी नो दैट, हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है इज़ इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैस वॉल्यूम इधर जाके ज़रब खाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है, तो नीचे वाले हिस्से पे जो मैस है दैट इज़ डेल्टा m1, जो डेंसिटी है दैट इज़ ρ1, और जो वॉल्यूम है दैट इज़ v1। और अभी मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो वॉल्यूम जो कि v1 है, तो नीचे वाले हिस्से पे बेटा जो लेंथ है, जो डिस्टेंस कवर किया गया है दैट इज़ डेल्टा x1, और जो एरिया है दैट इज़ a1। तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास डेल्टा m1 इज़ इक्वल टू ρ1 डेल्टा x1 मल्टीप्लाई बाय a1। हमने सिंपली क्या किया है कि ये v की वैल्यू यहाँ पे v1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। उसके बाद आल्सो एक और फार्मूला मैंने आपको अभी बताया कि s किसके इक्वल होता है, v मल्टीप्लाई बाय t के। s है डिस्टेंस, v वेलोसिटी, t टाइम। यहाँ पे जो डिस्टेंस है बेटा नीचे वाले हिस्से पे वो डेल्टा x1 है, जो वेलोसिटी है वो v1 है, और जो टाइम है, टाइम दोनों के लिए हमने डेल्टा t लिया हुआ। तो हम डेल्टा x को क्या लिखेंगे, v1 डेल्टा t। इसको भी आप वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास जो डेल्टा m1 का फार्मूला आएगा दैट इज़ ρ1 v1 डेल्टा t और साथ इसके a1। इसे चाहे तो ऐसे लिख दें या इसे रीअरेंज करके जैसे आपकी बुक पे लिखा हुआ है दैट इज़ डेल्टा m1 इज़ इक्वल टू ρ1 a1 v1 डेल्टा t। इतना मैथ्स बेटा आपके पास डेल्टा m1 नीचे वाले हिस्से पे होगा। अब यही सारा काम हमने करना है ऊपर वाले हिस्से के लिए फॉर अपर एंड। लेकिन हम अपर एंड की सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम वहाँ पे सिंपली लिखेंगे सिमिलरली कि जहाँ जहाँ 1 1 1 आ रहा है वहाँ पे 2 2 2 लिख देंगे, तो ये ऊपर वाले हिस्से के लिए हो जाएगा। तो डेल्टा m2 इज़ इक्वल टू ρ2 a2 v2 डेल्टा t। ये आपके पास बेटा इक्वेशन नंबर 2 आएगी।
ये आपके पास आएगी इक्वेशन नंबर 1। तो इतना मैथ्स नीचे वाले हिस्से पे है और इतना मैथ्स ऊपर वाले हिस्से में। अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमने सबसे पहले इसका प्रिंसिपल जो है ना वो डिस्कस किया था। तो उसमें हमने कहा था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स पे डिपेंड करता है कि जितना मैथ्स स्टार्टिंग पे होता है उतना ही इसका जो है ना वो फाइनल भी होता है। क्योंकि मैथ्स दोनों का सेम है तो हम ऐसे लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स के अकॉर्डिंग क्या है जी कि जो डेल्टा M1 है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा M2। डेल्टा M1 और डेल्टा M2 दोनों सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। डेल्टा M1 की वैल्यू ये लिखी हुई है ρ1 A1 V1 डेल्टा T इज़ इक्वल टू ρ2 A2 V2 डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा टी से कट गया। ρ1 A1 V1 इज़ इक्वल टू ρ2 A2 V2। तो ये आपके पास फार्मूला फाइनली जो आया वो ये है। अब एक बात हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि वो अजम्पशन क्या है। वो अजम्पशन हम ये मान रहे हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड कि ये जो फ्लूइड हमने कंसिडर किया है ना जो इसमें फ़्लो कर रहा है हम कहते हैं जी वो आइडियल है। और आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन में उस दिन आपने पढ़ा हुआ है कि 3 शर्तें होती हैं जिनमें से एक शर्त होती है कि उसकी डेंसिटी क्या होती है कांस्टेंट। तो डेंसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि जितना ρ1 होगा उतना ही ρ2 भी होगा। तो अगर ये दोनों सेम है तो फिर इसका एक ही नाम रख देते हैं, 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ρ1 और ρ2 की जगह पे हम सिर्फ रो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा ρ A1 V1 इज़ इक्वल टू ρ A2 V2। तो बेटा रो से कट गया तो A1 इज़ इक्वल टू A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2। तो इस सारी चीज़ को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2। तो इसको चाहे ऐसे लिख दें चाहे इसको आप ऐसे लिख दें AV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही चीज़ हम साबित करना चाह रहे थे कि AV कांस्टेंट होता है। इसे हम AV भी लिख सकते हैं दैट इज़ दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लिखने के बड़े तरीके हैं। उनमें से एक तो ये है AV से लिखा जा सकता है इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ इसे लिखा जा सकता है V/T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। इसको बेटा फ्लो रेट भी लिखा जा सकता है इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट ना MCQs अक्सर पेपर में आया होता है, वो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्लो रेट। वो ऐसे भी कह सकता है यूनिट ऑफ फ्लो रेट, यहाँ वो कह सकता है AV का यूनिट बताएं, यहाँ वो कहेगा V/T का यूनिट बताएं। तो इसका याद रखिएगा कि इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इसको अगर लफ्ज़ों में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ओके जी। तो अगर बेटा आप अपनी बुक के ऊपर देखें तो बुक के ऊपर आपको इस टॉपिक के नीचे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटीज़ मिल जाएंगी। ये डिफरेंट फॉर्म में उसने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लिखा हुआ है तो ये MCQs में पूछा जा सकता है। नीचे ये एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है MCQs का इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के रिलेटेड। तो ये भी आपने कर लेना है। तो ये आपका टॉपिक था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, छोटा सा टॉपिक है, मैथमेटिकल है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ बर्नौलीज़ इक्वेशन। ये बर्नौली एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम के ऊपर इस इक्वेशन को, इस टॉपिक का नाम है जी। ये टॉपिक आपका इस चैप्टर का तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट वन है। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो आपने इससे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। पहली चीज़ जो है दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर को बेटा हम P से डिनोट करते हैं
और प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एक तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है। दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अलावा हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है कि आप काइनेटिक एनर्जी लेंगे और उसको वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है उसका फार्मूला फिर क्या बनेगा 1/2 mv² डिवाइडेड बाय कैपिटल वी। ऊपर वाला वी वेलोसिटी का है, नीचे वाला वी वॉल्यूम का है। तो इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 m/कैपिटल वी और मैस पर यूनिट वॉल्यूम आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसका फार्मूला आएगा 1/2 ρ v²। तो ये फ़र्क है बेटा जो आपने याद रखना है कि अगर खाली काइनेटिक एनर्जी कहेगा तो उसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। और अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए तो फिर उसका फार्मूला होता है 1/2 ρv²। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला यू नो दैट फार्मूला होता है mgh। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो अगेन हमें इसे वॉल्यूम पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेम वैसे जैसे ऊपर किया है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम रो बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला होता है ρgh। तो ये तीन फार्मूले हैं, एक प्रेशर का, एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। ये तीनों फार्मूले इस टॉपिक में किस तरीके से इस्तेमाल होंगे कि जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है उसकी जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ स्टेटमेंट वो ये कहता है कि जो इन तीनों चीज़ों का सम है, किन तीनों चीज़ों का, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर आपके पास इफ़ फॉर एन आइडियल फ्लूइड, कि फ्लूइड आपके पास आइडियल है। आइडियल फ्लूइड मतलब जो नॉन विस्कस होता है, जो इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसके अंदर जिसकी डेंसिटी सेम होती है, जिसमें लैमिनार फ्लो होता है, उसके अंदर ये जो तीनों चीज़ें हैं, पहली चीज़ प्रेशर, फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का जो सम होगा दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है या इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। प्रेशर को P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को लिखा जाता है 1/2 ρv², और इसको लिखा जाता है ρgh। दिस इज़ कॉल्ड बर्नौलीज़ इक्वेशन। ठीक है, अब ये बर्नौलीज़ इक्वेशन के अंदर तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेशर, देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, और इन तीनों का सम है, दरमियान में जमा आ रहा है। तो इस सारी चीज़ को अगर आप लफ्ज़ों में लिखेंगे तो ये बर्नौलीज़ इक्वेशन की स्टेटमेंट बन जाएगी। दैट इज़ कि बर्नौलीज़ इक्वेशन स्टेट्स दैट फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग इन स्टेडी फ्लो। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं लिखना चाहते तो आप इसकी जगह पे सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड। इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, कि इन तीनों का सम क्या होता है, कांस्टेंट, एट ऑल द पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, इसके सारे रास्ते में। दिस इज़ कॉल्ड बर्नौलीज़ थ्योरम। और मैथमेटिकली अगर आप इसे लिखेंगे तो इसका फार्मूला P इज़ इक्वल टू 1/2 ρv² प्लस ρgh इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अब जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है ना बेटा, जिस तरीके से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती थी, लेकिन जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है ये डिपेंड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि जितनी भी टोटल एनर्जी होगी वो इसमें सेम रहती है, वो चेंज नहीं होगी। और
एनर्जी सेम होने को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना भी वर्क उसके अंदर होगा और जितनी भी काइनेटिक एनर्जी का चेंज या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो वर्क उसके इक्वल होगा। ये एक ही बात को कहने के तीन तरीके हैं। बेसिकली बात यही है कि एनर्जी उसके अंदर कांस्टेंट रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर बेटा 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन बर्नौलीज इक्वेशन, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, साथ ही फार्मूला लिखें। लेकिन अगर 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप ये डेफिनेशन के साथ फार्मूला, फिर हमें ये फार्मूला साबित करना है कि हाँ वाकई ही ये इसके इक्वल होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपको एक पाइप नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप का मतलब है कि इसका ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ A1, और इसका ये जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे मैं कह रहा हूँ A2। देखने से पता चल रहा है कि दोनों सेम नहीं, डिफरेंट है, A1 और A2। और इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो फ्लूइड कौन सा है, आइडियल है। ये हम पहले बात कह चुके हैं। अब इसका भी अपर एंड है, लोअर एंड है, सेम लाइक जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में था। यहाँ पे जो फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ डेल्टा x1, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ डेल्टा x2। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज़ v1, यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज़ v2। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो तो यहाँ पे क्योंकि हमने आइडियल फ्लूइड कह दिया तो डेंसिटी और मास दोनों सेम होंगे। मतलब जितनी डेंसिटी यहाँ पे है उतनी ही डेंसिटी यहाँ पे भी होगी, और जितना मास यहाँ पे है उतना ही मास यहाँ पे भी होगा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रेशर है ऊपर वाले हिस्से पे, उस प्रेशर को बेटा मैं कह रहा हूँ P1 है, और नीचे वाले हिस्से पे जो प्रेशर है दैट इज़ P2। और एक बात का यार ख्याल करना बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रेशर अपोजिट है। ऊपर वाले हिस्से पे प्रेशर अंदर की तरफ है, नीचे वाले हिस्से पे प्रेशर इस तरफ है। मतलब डायरेक्शन डिफरेंट है, फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरफ होगा, नीचे वाले हिस्से पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस तरफ होगा। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ज़मीन से हाइट h1 के ऊपर है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये ज़मीन से हाइट h2 के ऊपर है। तो अगर हाइट के ऊपर है तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ mgh1, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ mgh2। और ऊपर वाले हिस्से पे बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ 1/2 mv1 का स्क्वायर, और नीचे वाले हिस्से पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज़ 1/2 mv2 का स्क्वायर। तो सारी चीज़ें हमने डायग्राम के अंदर जो लिखनी थी वो लिख ली हैं। आपकी बुक के ऊपर इससे ज़रा कम चीज़ें लिखी हुई हैं, उसने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का नहीं लिखा हुआ, तो अगर आप लिख लें तो बड़ी अच्छी बात। और ये यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे पता करते हैं, आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, मतलब 2 - 1। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पता करें तो दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1। तो ये दो आपके पास चेंजेस आ गए, पोटेंशियल एनर्जी का भी और काइनेटिक एनर्जी का भी। तो जो टोटल चेंज है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2 माइनस mgh1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह के यहाँ पे रख रहा हूँ। अच्छा, आपकी बुक के ऊपर ना इसकी डेरिवेशन इससे जो मैं कर रहा हूँ इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये जो मैंने काम शुरू पे किया है आपकी बुक के ऊपर, उसने ये काम लास्ट पे किया होगा। तो जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा मैं आपको बुक के ऊपर से भी बता दूंगा। तो लेकिन अब ये बात आपने याद रखनी है, ये डायग्राम से मैंने निकाली है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना वो इसके इक्वल होगा। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है, बाय लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि जो आपके पास वर्क है दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हमारे पास आ गया, वर्क इज़ इक्वल टू 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन की जो राइट साइड पे W है ये हमें अननोन है कि वर्क कितना हुआ। तो जो अब डेरिवेशन हम करेंगे वो हम इस W के लिए करेंगे, वर्क के लिए करेंगे। बेटा हम अब डेरिवेशन करेंगे, ये हम W के लिए करेंगे। तो वर्क हमें कैलकुलेट करने के लिए हम पहले अपर साइड का वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर लोअर साइड का वर्क कैलकुलेट करेंगे। दोनों वर्क हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहले आते हैं जी एट अपर एंड। ऊपर वाले हिस्से पे क्या होगा, एट के जो प्रेशर होता है दैट इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। चूँकि हम बेटा कैलकुलेशन अपर साइड की कर रहे हैं और अपर साइड पे जितने भी फैक्टर हैं उनके साथ 1 लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे हम प्रेशर के साथ भी 1 लिखेंगे P1, फोर्स के साथ F1, एरिया के साथ A1। तो P1 इज़ इक्वल टू F1 ओवर A1 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई अगर करवा दें तो F1 इज़ इक्वल टू P1 और A1। ये आपके पास प्रेशर आ गया। आल्सो चैप्टर नंबर 4 में वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में आपने वर्क का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वर्क इज़ इक्वल टू F.D होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्क के साथ हम 1 लिखेंगे, फोर्स के साथ हम 1 लिखेंगे, और जो डिस्टेंस है ऊपर वाले हिस्से पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज़ डेल्टा x1। तो बेटा डी की जगह पे जो चीज़ हम लिखेंगे दैट इज़ डेल्टा x1। अब जब डॉट प्रोडक्ट आप ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे F1 डेल्टा x1 कॉज ऑफ थीटा, एंगल लिखना है साथ। तो यहाँ पे क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि प्रेशर इस तरफ है, मतलब फोर्स भी इस तरफ होगी, और वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस भी इस तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल यहाँ पे आप cos 0 सब्स्टिट्यूट करें तो W1 इज़ इक्वल टू F1 डेल्टा x1, बिकॉज cos 0 क्या होता है आपके पास 1। तो W1 इज़ इक्वल टू F1 डेल्टा x1। अब ये जो F1 की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें एज F1 इज़ इक्वल टू P1 A1 होता है। सो तो W1 इज़ इक्वल टू P1 A1 डेल्टा x1। ये आपके पास बेटा आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब यही सारा काम आपने करना है फॉर लोअर एंड। कि नीचे वाले हिस्से के ऊपर आपके पास क्या होगा। तो सेम ऐसे ही आप करेंगे। फार्मूला प्रेशर का इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो P2 वाला आएगा, फोर्स F2 आएगी और एरिया A2 आएगा। तो F2 इज़ इक्वल टू P2 A2। दिस इज़ आपके पास फोर्स आ गई ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से की। यहाँ पे जो वर्क लिखेंगे आप दैट इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू F.D। अगेन वही वैसे ही फार्मूला, लेकिन यहाँ पे W के साथ 2, F के साथ 2 और डेल्टा D के साथ डेल्टा x2 लिखेंगे आप। और W2 इज़ इक्वल टू F2 डेल्टा x2 कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि वेलोसिटी इस तरफ है और प्रेशर इस तरफ है। चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं तो यहाँ पे बेटा आप एंगल पुट करेंगे 180, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एंगल होता है 180। तो cos 180 की वजह से यहाँ पे माइनस F2 डेल्टा x2 आ जाएगा, क्योंकि जो cos ऑफ 180 है वो -1 के इक्वल होता है। तो W2 इज़ इक्वल टू F2 की वैल्यू ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें माइनस P2 A2 डेल्टा x2। तो आपके पास दोनों वर्क आ गए, ऊपर वाले हिस्से का वर्क भी आ गया और नीचे वाले हिस्से का वर्क भी आ गया। तो अगर हमने बेटा टोटल वर्क निकालना है कि टोटल वर्क कितना हुआ,
तो टोटल वर्क W इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2, टोटल वर्क निकालना है। तो दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। P1 A1 डेल्टा X1 ये माइनस में है तो माइनस P2 A2 डेल्टा X2। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको नाम दे दें दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले जो एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, दैट इज़ S इज़ इक्वल टू VT। ये फार्मूला डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास दो डिस्टेंस है, डेल्टा X1 और डेल्टा X2। तो अगर आप डेल्टा X1 के लिए लिखेंगे तो इसे लिखेंगे V1 डेल्टा T, यहाँ खाली T भी लिख सकते हैं, और V2 मल्टीप्लाई बाय T। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, डेल्टा X और डेल्टा X2 की। तो W विल बी इक्वल टू P1 A1 V1T माइनस P2 A2 V2 मल्टीप्लाई बाय T। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद इस इक्वेशन को मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एज बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2। और अगर हम दोनों साइडों पे इसे T से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी A1T इज़ इक्वल टू A2 V2T। हम दोनों साइडों पे T से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय T ऑन बोथ साइड। तो ये एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम वेलोसिटी, ये जो स्मॉल v है ये वेलोसिटी का मल्टीप्लाई बाय T। तो ये जो चीज़ है AVT दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। तो हम ये जो A1 V1T है इसकी जगह पे भी हम वॉल्यूम लिख सकते हैं, और A2 V2T है इसकी जगह पे भी हम वॉल्यूम लिख सकते हैं कैपिटल V। तो ये जो आपके पास लास्ट इक्वेशन थी, इस लास्ट इक्वेशन के अंदर ये जो फैक्टर है इतना, और ये जो फैक्टर है P1 और P2 के अलावा, इन दोनों की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे V। तो जो W आपके पास आएगा दैट इज़ इक्वल टू P1V माइनस P2V। इन दोनों में से वॉल्यूम को कॉमन ले लें तो P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय V, और चूँकि जो डेंसिटी होती है दैट इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम होगा दैट इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट डेंसिटी। V उधर चला गया, डेंसिटी इधर आ गई, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, W इज़ इक्वल टू P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय M ओवर रो। तो ये आपके पास वर्क का फार्मूला है। ये इतना वर्क होगा पूरे पाइप के अंदर, अपर एंड और लोअर एंड के जो दोनों पॉइंट्स हैं वहाँ पे वर्क कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल वर्क आया आपके पास इतना। अब ये जो सारी डेरिवेशन हमने की है वर्क की, ये जो मैंने स्टार्टिंग पे आपको सारी डेरिवेशन करके बताई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग W इज़ इक्वल टू इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये W हमें चाहिए था, तो ये W हमने कैलकुलेट कर लिया। आपकी बुक के ऊपर ये वाला पोर्शन नहीं किया हुआ, उसने वर्क निकाला है और डायरेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद ये फार्मूला लिखा है। आप भी सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं जैसे बुक के ऊपर है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये पता हो कि ये फार्मूला निकला कहाँ से। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पुट दिस इन 1, तो आपके पास जो फार्मूला आएगा दैट इज़ इक्वल टू P1 माइनस P2 मास ओवर रो इज़ इक्वल टू 1/2 mv2 का स्क्वायर 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस mgh2 mgh1। सिंपली इस इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मैस जो है ना सब में आ रहा है, तो हम मैस को कॉमन ले लेंगे। इधर तो एक ही है तो इधर ऐसे रहने देंगे, इधर मैस को कॉमन लेंगे तो बाकी जो चीज़ बचेगी 1/2
वी स्केयर 1/2 V1 का स्केयर, यहाँ GH बच जाएगा और यहाँ GH2 माइनस GH1। तो बेटा मैथ्स कट गया, तो P1 माइनस P2, और ये जो 1/रो था ये रो उधर जाके ज़रब खा जाएगा। रो इज़ इक्वल टू 1/2 V2 का स्केयर 1/2 V1 का स्केयर प्लस GH स्केयर माइनस GH1। तो ये रो को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, रो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्केयर माइनस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो GH2 और माइनस रो GH1। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि जो 1 वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर लेंगे और जो 2 वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर लेंगे। ये माइनस की है, ये माइनस की है, दोनों 1 की हैं, तो इन्हें उठा के इस तरफ ले आएंगे इक्वेशन के इस तरफ, और यहाँ पे ये P2 माइनस का है तो इसे उठा के इस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के दूसरी तरफ। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर, और ये भी इस तरफ आएगा तो रो GH1 इज़ इक्वल टू P2 उस तरफ गया तो प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों यहाँ पहले पे मौजूद थे तो रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2। अब ये P1 क्या है, ये प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन नीचे वाले हिस्से पे, क्योंकि इसके साथ 1 लिखा हुआ है ऊपर वाले हिस्से पे, और ये जिनके साथ 2 लिखा हुआ है ये नीचे वाले हिस्से का। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हैंस इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है P प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर V का स्केयर प्लस 1/2 रो GH इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही चीज़ हम साबित करना चाहते थे। दिस इज़ बर्नौलीज़ थ्योरम की डेरिवेशन अगर बेटा बुक से देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो बुक पे नहीं है वो मैंने यहाँ आपको बता दी हैं, वो आप साथ हिंट के तौर पे लिख सकते हैं। ये अगर बुक के ऊपर अगर आप बेटा देखें तो आपको पहले बर्नौलीज़ इक्वेशन की डेफिनेशन मिलेगी, देन उसका उसने फार्मूला लिखा हुआ है, देन प्रिंसिपल है, फिर ये उसकी डायग्राम, इसके अंदर अपर एंड के लिए कैलकुलेशन की गई है, फिर लोगों ने, और टोटल वर्क डन के बाद उस वर्क डन का जो फार्मूला आया आपके पास टोटल वर्क डन का, उसको बेटा सिंपलीफाई किया है, जिसके अंदर डेल्टा x1 और x2 की वैल्यू लिख के सब्स्टिट्यूट की गई है, और कंटिन्यूटी लिख के उसको फार्मूले को मज़ीद सब सिंपलीफाई किया गया है, और लास्ट के ऊपर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वो स्टेप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग पे किया हुआ है और डायरेक्ट और से हल करके निकाला, आपकी बुक वाले ने इसे डायरेक्ट किया हुआ है। तो एज आप जैसे आपकी मर्ज़ी एज़ यू विश आप कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये निकला कैसे। फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं और फार्मूले को सिंपलीफाई किया, तो हम एंड रिज़ल्ट यहाँ पहुँचे जिसको उसने बर्नौलीज़ थ्योरम का नाम दिया हो। तो ये आज का आपका टॉपिक था। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।